इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। ये आपको बहुत अच्छे से पहले से पता है, मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं। लेकिन आज आपका समय बचाने के लिए मैं सबसे पहले आपको प्लस आई और माइनस आई का ट्रिक लिख दिया हूं। ट्रिक के साथ ही आज की क्लास शुरू कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ये लिख रहा हूं माइनस आई और ये लिख रहा हूं प्लस आई बेटा, तो जो मैंने ट्रिक बनाई है ये ट्रिक को देखो आप और इसी ट्रिक को फॉलो करना, ठीक है। माइनस आई याद रखने का तरीका लिख रहा हूं बच्चों, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ठीक है, ना ओमपुरी। ये लिख रहा हूं साइनाइड, सुना है, ठीक है। ये लिख रहा हूं सुना है, ठीक है। ये है कार्बोक्सिलिक, कोविड-19 लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक CO, ठीक है। ये CO कार्बोक्सिलिक और ये कोविड, ठीक है। कोविड-19 में फिर कल बाहर आए थे, ठीक है। और OR और लिख रहा हूं अल्कोहल, एल्काइन, अमीन, बेंजीन, बेंज और इन, एल्किन दिख रहा ना, ये हो गया बेंज, फिनाइल ग्रुप बेंजीन, और इन मतलब एल्किन लेकर चले गए। तो ध्यान रखना बच्चों, माइनस आई का ऑर्डर अगर आपको ध्यान रखना है तो सीधा आपको यही ऑर्डर ध्यान रखना है कि ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सुना कोविड-19 में फिर कल बाहर आए थे, और अल्कोहल, एल्काइन, अमीन और बेंजीन लेकर चले गए, ठीक है। बस इस ट्रिक से आपको ध्यान रख लेना है ना। प्लस आई का अगर ध्यान रखना बेटा तो देखो यहाँ पे ये NH माइनस, O माइनस, CO माइनस दिख रहा है, तो लिख रहा हूं नहाकर, ये NH नहाकर, ओमपुरी और कार्बोक्सिलिक मतलब कार में, और ये 3 डिग्री दिख रहा है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 3 2 1 मतलब कितना हुआ 321, ठीक है ना, 3 2 1, तो ये हो गया आपके पास 321 मिथाइल हाइड्रोजन PA, ठीक है। तो आपको प्लस आई याद रखने का तरीका यही रखना है, नहाकर ओमपुरी कार में 321 बोतल मिथाइल हाइड्रोजन PA, 321 बोतल मिथाइल हाइड्रोजन PA, ठीक है। ध्यान रहेगा बच्चों। तो बहुत सिंपल आपके पास तरीका होगा बच्चों, जिसके थ्रू आप प्लस आई और माइनस आई को याद रखोगे। आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट में फटाफट इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी, क्योंकि सारी कहानी आपको इसी से चलेगी। अगर आपको प्लस आई माइनस आई ये सारी बातें नहीं क्लियर है तो शायद आपको परेशानी होगी बेटा, इसलिए पहले आप इसको नोट कीजिए फटाफट। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मैं प्लस आई की बात करूंगा और माइनस आई का, तो माइनस आई का मतलब ना फरहान, ना ऋतिक, ना ओमपुरी, सुना है कोविड-19 में फिर कल बाहर आए थे, और क्या लिखा, अल्कोहल, एल्काइन, अमीन, बेंजीन लेकर चले गए, ठीक है। और प्लस आई का ऑर्डर ध्यान रखना बच्चों, तो नहाकर ओमपुरी कार में 321 बोतल मिथाइल हाइड्रोजन PA, ठीक है। बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हो, राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन लेके आ रहा बच्चों। अब देखो हम लोग ज्यादा इस पे वैसी बातें नहीं करने जा रहे हैं, डेफिनेशन वेफिनेशन ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, ये सब आप पढ़े हुए हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहा हूं धीरे धीरे। हाँ, 5-7 मिनट में आपको अभी इसका कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, देखना ध्यान से। देखो बेटा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं। और उससे पहले एक बात और है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है बच्चों, आई इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई हो, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बच्चों वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। आपको पता है कंडीशन, डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू जो होता है बच्चों वो डिक्रीज होता है, चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई हो, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला चीज तो यह बच्चों, अब दूसरा कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडक्टिव के एप्लीकेशन क्या है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। अगर आप आई इफेक्ट का एप्लीकेशन देखोगे बच्चों, तो सबसे पहला एप्लीकेशन लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी देखते हैं हम लोग कार्बोकेटाइन का, इससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। थर्ड कंडीशन लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। फोर्थ लिख रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ। और फिफ्थ कंडीशन आपको बता रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ। समझिएगा ध्यान से, जल्दीबाजी मत दिखाइएगा। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे बेटा तो ये डायरेक्टली टू प्लस आई, कार्बन फ्री रेडिकल भी सेम डायरेक्टली टू प्लस आई, कार्बन एनायन डायरेक्टली टू माइनस आई, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू माइनस आई,
और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू प्लस आई। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास ये है बच्चों। अब यहां से क्या निकल के आएगा ये समझो बात। मैं आपको इस तरह से नहीं बताऊंगा कि हाँ क्यों प्लस आई बढ़ा रहा था घटा रहा था, ये सब जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है बच्चों। जो मैंने देखा है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है बच्चों कि सर जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, बेसिक निकालते हैं, स्टेबिलिटी निकालते हैं, तो हमें बार बार कंफ्यूजन होता है कि ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी। आपको इन सारे लफड़ों से मैं आज बचा रहा हूं। ऐसा कुछ करना ही नहीं आपको जो एक बात मैं बता रहा हूं वो दिमाग में फिट करना है और उसी के हेल्प से आपको जो है वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सोचोगे सर ऐसा क्या है, देखो इधर ध्यान से, ये पॉजिटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो आपको सिर्फ इसी को एक फंडा बना लेना है बच्चों। फंडा क्या बनाना है कि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लिख रहा हूं पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये समझ लो, पॉजिटिव पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, ये बोलचाल की भाषा में इसलिए लिख रहा हूं बच्चों कि याद रहेगा आप लोग को, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा सिमिलर कंडीशन यहां भी है कि अगर नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव हमेशा नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और तीसरा कंडीशन बोल रहा हूं बच्चों कि पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव की स्टेबिलिटी को घटाएगा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को बढ़ाएगा, नेगेटिव नेगेटिव को बढ़ाएगा, तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, घटाएगा। तो यहां थर्ड कंडीशन क्या लिख रहा हूं कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की स्टेबिलिटी को घटाएगा। अगर आप ये दिमाग में रख लिए बेटा तो आपका समझ लो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, नेगेटिव की स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका ये क्लासेस में लगा रहा हूं, ताकि आपको इस तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, सो एग्जैक्टली देखना बेटा, बोल रहा हूं कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। अब यहां सुनो बेटा, यहां से एक बातें और आएंगी, अभी पहले काम करो, इसको नोट करो फटाफट आप लोग। यहीं से आपको अगर ये बात समझ में आ गई बेटा तो मैं इसका यूज करूंगा और इसी से देखना आपको सारे एप्लीकेशन क्लियर कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं तो एक ब्लंडर कंफ्यूजन इस तरह का होता है बच्चों कि किधर प्लस आई किधर माइनस आई, कहां बढ़ रहा हो कहां घट रहा। आपको इसलिए एक फंडामेंटल और देसी स्टाइल बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और ध्यान रहे जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा बढ़ाएगा और जो घटाएगा तो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटाएगा। आप सोच रहे हो सर ये क्या है, अरे ऑर्डर जो देख रहे थे आप बेटा, ऑर्डर में जो जब सबसे पहले है वो ज्यादा पावरफुल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे थे, तो जो ज्यादा पावरफुल है अगर बढ़ाएगा तो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। कैसे अभी एप्लीकेशन में लाता हूं देखो, जैसे मान लो आपको इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, ये लिख रहा हूं CH2 प्लस, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और यहां पे आपको लिख दिया है ये फिनाइल ग्रुप, और एक कंपाउंड आपको मान लो लिख रहा है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये लिख रहा हूं CH2 और ये CH2 प्लस, एक कंपाउंड ऐसा है बच्चों। ठीक है, ये लिख रहा हूं A, ये लिख रहा हूं आपको B, और एक कंपाउंड में आपको इस तरह का कुछ दे रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान देना। जैसे मान लो आपको लिख रहा हूं CH3 और CH2 और CH2 और ये लिख रहा हूं CH2 कार्बोकेटाइन। ठीक है, और एक कंडीशन आपको मैं ऐसा लिख रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 और CH2 कार्बोकेटाइन। अगर मैं आपको पूछूं बच्चों कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा, पहले देखो इतना ग्रुप सब में कॉमन दिख रहा है बच्चों, ये ग्रुप कॉमन है, ये ग्रुप कॉमन है, ये ग्रुप कॉमन है और ये ग्रुप कॉमन है। अब यहां पे एक बात आप देखो बेटा, ये जो आपको फिनाइल ग्रुप दिख रहा है ये माइनस आई ग्रुप में था, याद करो। ठीक है ना, और ये भी जो अभी कंडीशन लिख रहे थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी माइनस आई ग्रुप में थे बच्चों, और ये भी माइनस आई ग्रुप में थे। अब अगर यहां देखें हम तो ये कंडीशन जो दिख रहा है वो प्लस है। अब अभी हमने बोला कि सर प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और अगर प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा बेटा तो निश्चित तौर पे सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये सारे माइनस है। माइनस प्लस की स्टेबिलिटी को घटाएगा, माइनस प्लस को घटाएगा, माइनस प्लस को घटाएगा और प्लस प्लस को बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का होगा। अब अगर इन तीनों में देखा जाए बच्चों तो तीनों माइनस है, तीनों घटाएगा, और अगर तीनों घटाएगा तो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटाएगा। अब भैया मेरे इनको सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो अभी आप देख रहे थे एल्काइन, एल्काइन पहले था ऑर्डर में माइनस आई में, तो ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब ये ज्यादा घटाएगा। और इससे कम पावरफुल कौन था, बेंज,
इन बेंज इससे ज्यादा पावरफुल था बेटा, और सबसे कम पावरफुल इन तीनों में ये था ऑर्डर में, सबसे लास्ट में था ये, तो ये कम पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, घटाएगा, लेकिन कम घटाएगा, तो भैया ये कम घटाएगा, इससे ज्यादा ये घटाएगा, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल है तो ये सबसे ज्यादा घटाएगा, तो सबसे कम घटाएगा ये बी, और बी के बाद क्या आएगा आंसर ए, और सबसे ज्यादा क्या आएगा ये डी, मतलब 4 वाला आंसर। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये करेक्ट आंसर होगा। आपको मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह का कंडीशन आपके पास, ये मैंने ऐसा एक कंडीशन लिखा बच्चों, ये NH, और यहां पे मैंने लिख दिया कार्बोकेटाइन, ए पार्ट ये लिख रहा हूं। एक दूसरा पार्ट आपके पास ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, जैसे इस तरह का कंडीशन मैंने लिखा, यहां पे ये O है, और यहां पे लिख रहा हूं कार्बोकेटाइन, ये लिख रहा हूं बी पार्ट। एक पार्ट ऐसा लिख रहा हूं बच्चों जिसमें मैं इस तरह का कंडीशन आपको लिखता दिख रहा हूं, ये है आपके पास सी पार्ट है, और एक कंडीशन और मैं आपको लिखता दिख रहा हूं बच्चों इस तरह से, डी पार्ट लिख रहा हूं, जिसमें मैं कुछ ऐसा कंडीशन थोड़ा बना देता हूं मॉडिफाइड करके, ये NH है, और ये कंडीशन आपके पास है, और ये प्लस है। यहां पे सबसे पहली बात ये है आपके पास माइनस आई ग्रुप बेटा, है ना, नहीं है माइनस आई ग्रुप, ये प्लस आई ग्रुप है। अभी मैंने आपको बताया था कंडीशन, क्या बोला था, नहाकर ओमपुरी कार, याद है ना, ठीक है, नहाकर ओमपुरी कार में क्या बोला था, 312 321 बोतल मिथाइल हाइड्रोजन पी गए, बस इसको ध्यान रखना बच्चों। अब इधर आओ, ये ऑक्सीजन, ये भी क्या था, प्लस आई, स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप है ये दोनों, ये भी प्लस आई, और यहां पे ये भी प्लस आई। अब अगर आप देखते हो बेटा, सबसे पहली बात समझो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, प्लस आई सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है, फोर्थ में डी में दिख रहा है बच्चों। तो बेसिकली क्या होगा ये समझ लो जरा ध्यान से, बोल रहा हूं बेसिकली कंडीशन क्या होगा, जितना प्लस ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब निश्चित तौर पे डी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी तो पहला आंसर लगभग करेक्ट है सबका। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा हूं बच्चों, हाँ ऋत्विक का भी आंसर देखते हैं, चेक कर रहा हूं बच्चों, दूसरा आशुतोष भी आपने भी आंसर दिया हुआ है, देखते हैं, ये डी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा हूं बच्चों, यहां पे NH है, यहां पे O है, यहां पे O है बेटा, ठीक है, जरा देखो बेटा, अगर इनको देखोगे तो NH का प्लस आई ज्यादा था ऑर्डर में, प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, यहां 2 प्लस था बेटा, अब डिस्टेंस सिमिलर था, देखो सिमिलर डिस्टेंस है, यहां पे देखो ये सिमिलर डिस्टेंस 1 2 3 नंबर पे, यहां पे 1 2 3 नंबर पे, ये दोनों सेम ग्रुप थे। ध्यान रखना बच्चों, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको बोल रहा हूं, कंडीशन DNP रूल। आप सोचोगे सर ये कौन सा रूल आ गया, DNP, ये DNP रूल मेरा रूल है बच्चों। आपको क्या ध्यान रखना है, DNP में D का मतलब है डिस्टेंस, D का मतलब डिस्टेंस, N का मतलब लिख रहा हूं बच्चों नंबर, N का मतलब क्या लिख रहा हूं नंबर, और P का मतलब लिख रहा हूं पावर, ठीक है बेटा। ये आप रूल अगर ध्यान रखोगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मतलब नंबर से ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं, डिस्टेंस का, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस देखें बेटा तो डिस्टेंस यहां ज्यादा है, यहां डिस्टेंस ज्यादा अगर होगा भाई, तो देखो कंडीशन क्या बोल रहा हूं नंबर से ज्यादा प्रायोरिटी डिस्टेंस का देते हैं बेटा। अब यहां पहले देखो इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसका प्लस आई और इसका प्लस आई ज्यादा है, तो भाई यहां 1 है और यहां 2 नंबर है, तो देखो सेम डिस्टेंस पे जब आ गया दोनों, ये भी 3 नंबर पे, ये भी 3 नंबर, तो अब नंबर देखेंगे, डिस्टेंस सेम हो गया तो नंबर देखो 2 नंबर है, तो प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद ये आएगा कंडीशन फर्स्ट ए, और इसके बाद इन दोनों में अगर आप देखोगे ये प्लस और ये प्लस, बेटा यहां 1 2 3 है, यहां पे 1 2 3 4 पे है बेटा। अब देखो डिस्टेंस को देखो ध्यान से, डिस्टेंस यहां ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा तो बेटा कम हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी, इसका प्लस आई क्या होगा ज्यादा, तो प्लस प्लस को बढ़ाएगा, मतलब सी और फिर बी, ये आंसर आया होगा DA। अगर मैलोनिक एसिड की बात किया जाए तो ये है मैलोनिक एसिड CH2 COH, और ये लिख रहा हूं COH, ठीक है। अगर ये देखोगे बेटा तो अगर ये एक H प्लस दिया तो यहां लिख रहा हूं ये K1 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड फास्ट, तो ये बेसिकली टूटेगा किसमें, CH3 CO माइनस और ये COOH में। अगर फर्दर यहां से H प्लस लॉस किया बेटा तो ये हो जाएगा CO माइनस और ये बनेगा आपके पास CO माइनस, ठीक है। और जब फर्दर कंडीशन यहां आ जाएगा, एक मिनट रुकना बेटा, बोल रहा हूं कंडीशन कि जब यहां से फर्दर H प्लस गया तो ये भी माइनस और ये भी क्या होगा माइनस। अब यहां जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो होगा K2। अगर आपको बोलता है कि K1 और K2 में कंपैरेटिवली वैल्यू किसका ज्यादा है, तो भाई K1 क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो आपको ध्यान होगा बच्चों कि एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होता है
डिसोसिएशन कांस्टेंट उस एसिड का उतना ज्यादा, मतलब उस एसिड के टूटने के चांस ज्यादा, के ज्यादा। और दूसरा कंडीशन बोल रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू के। और सेकंड कंडीशन बोल रहा बेटा, जैसे मान लो पी के ए वैल्यू होता, पी के ए ऑर्डर, तो पी के ए होता है, पी का मतलब माइनस लॉग, और ये लिखते हैं के। तो जिसका के ज्यादा होगा बेटा उसका पी के कम होगा, मतलब जिसका के ज्यादा उसका पी के कम इनवर्सली, सो इनवर्सली टू लिख सकते हैं क्या, पी के ए। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना, राइट। अब सुनो बेटा, अगर आप यहां देखते हो तो ये CO माइनस याद होगा कि CO माइनस, और इसमें क्या अंतर था, यहां पे ये प्लस आई था, और इसको अगर आप देखोगे बेटा तो ये माइनस आई है। जबकि अगर इसका कंडीशन आप देखते हो बेटा, बोल रहा हूं अगर इसका कंडीशन आप देखोगे तो यहां पे अगर देखोगे तो दोनों कंडीशन जो आपको दिखाई देंगे, हाँ ध्यान देना क्योंकि सारा कहानी इसी का बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझा रहा हूं, रुक जाओ, देखो इधर 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ देखो, क्योंकि ये उल्टा लिख गया, एग्जैक्टली CO माइनस है, ये प्लस आई ग्रुप है, और ये जो दिख रहा है आपको ये माइनस आई ग्रुप है बेटा। और यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों जो आपको दिख रहे हैं बेटा वो क्या दिखेंगे, दोनों के दोनों, ये भी CO माइनस और ये भी CO माइनस, इसका मतलब ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। अब बेटा ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जब भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं बच्चों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का ये भी एक तरीका होता है बच्चों। एसिडिक स्ट्रेंथ जो लिखेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो मोर एसिडिक होगा। अब स्टेबल कैसे होगा भाई, जरा देखो यहां, एक प्लस एक माइनस, माइनस अगर होगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा भाई, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव है तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी को नेगेटिव बढ़ाएगा, समझ रहे हो बात। पर यहां दोनों के दोनों प्लस आई की तरह बिहेव कर रहे हैं बेटा, तो प्लस वाले जो है वो घटाएंगे इसकी स्टेबिलिटी, प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा। अब बेटा एकदम सिंपल बात समझो, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, मतलब K1 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, तो इस कंडीशन में आपको K1 ग्रेटर देन दिखेगा क्या, K2। और अगर K1 ज्यादा होगा बेटा तो PK कम होगा, इसका मतलब PKA1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे, PKA2 से। तो एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा, लिख लो फटाफट। लिख रहा बच्चों, ये प्लस आई है और ये प्लस, तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई घटाते हैं, ज्यादा प्लस आई तो ज्यादा घटाएगा ये, और माइनस आई यहाँ पे था तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ एक ही प्लस था, तो प्लस आई जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी तो कम होगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर जिसका कम उसका के कम, और एसिडिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा उसका के ज्यादा। यहाँ माइनस आई इसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, तो अगर एसिडिक बढ़ा बेटा तो K1 बढ़ेगा, तो K1 ज्यादा होगा K2 से। लिख रहा हूं कंडीशन, यह है फिनॉल, और यहां पे लिख दिया मैंने OH, मान लो इसको नंबर 1 कर देता हूं, और एक कंडीशन यहां पे मैं लिख रहा हूं OH नंबर 2 कर देता हूं इसको, ठीक है। एक कंडीशन मैं ऐसा बना रहा बच्चों, आपके पास ये है OH, यहां से ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं OH, और नेक्स्ट कंडीशन जो आपको लिख रहा हूं वो यहां पे लिख रहा हूं OH, इसको मैंने माना थर्ड कंडीशन और इसको फोर्थ कंडीशन। मैं लिख रहा हूं कंडीशन की करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें क्या होगा, कौन सा OH ग्रुप जो है वो बेहतर एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, ठीक है ना, राइट। अब अगर ऐसा कंडीशन हुआ बच्चों तो इनमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सा है जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। चलिए फटाफट आपको दीजिए, 5 सेकंड दिया आपको, फटाफट। आशुतोष बोल रहे हैं 3, अक्षित 1 मोस्ट एसिडिक। आइए देखो बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर अक्षित का है, स्वप्निल का भी करेक्ट आंसर है बिल्कुल 1। मोस्ट एसिडिक की बात करेंगे तो ये होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों, अगर आप देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपको क्या करना है, H+ को हटाना है। यहां से H+ हटा तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना बच्चों, अगर यहां से H+ हटा तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना, अगर यहां से H+ हटा तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना, और यहां से H+ हटा तो ये कॉन्जुगेट बेस बना। अब देखना ध्यान से, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, मतलब यहां पे ये वाला जो पार्ट है वो रेजोनेंस है, तो ये मोर स्टेबल है। और ये बेंजीन के ऊपर OH फिनोलिक है, फिनॉल वाला तो वैसे भी हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है बच्चों ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो यहां पे रेजोनेंस का केस है बेटा। इसके अलावा आप देखो जरा ध्यान से क्या कंडीशन बनेगा, सुनो। अगर यहां से O- देखें तो O- के साथ जो है, O- के साथ O इस कार्बन से है ना, यहां से केवल ये फिनॉल ग्रुप आपको दिख रहा है डायरेक्टली जुड़ा हुआ, और फिनॉल ग्रुप बिहेव्स एज अ -I ग्रुप, तो यहां पे तो केवल ये -I है। अब रुको बेटा ध्यान से देखो इधर, अगला कंडीशन क्या बोल रहा हूं, अगर आप यहां से निकालते हो H+, तो यहां पे देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो। अब यहां से देखो कौन कौन से ग्रुप है, एक तो ये पूरा फिनॉल ग्रुप आपको दिख रहा है यहां पे, मतलब यहां पे PH ग्रुप जो है बेटा
पीएच ग्रुप वो माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, और साथ ही साथ ये इधर वाला एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप जो होगा वो प्लस आई की तरह बिहेव करेगा। जरा समझना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, इसलिए देखो ध्यान से ताकि रटना ना पड़े आपको। और अगर इसकी बात करोगे बच्चों तो यहां पे इस कार्बन से तो इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब यहां केवल और केवल प्लस आई ग्रुप है। अब जरा देखो बेटा, यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर देखोगे तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, तो रेजोनेंस के होने की वजह से सबसे ज्यादा मोर स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस होगा, मोर एसिडिक होगा, तो फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब इन दोनों में देखो, इसमें इसमें और इसमें किसका होगा, यह है माइनस आई इसके लिए ये फिनॉल रिंग माइनस आई है बेटा, और यहां पे ये माइनस आई है इसके लिए, और इधर प्लस आई भी है। तो बेटा माइनस तो माइनस को बढ़ाएगा लेकिन प्लस माइनस को घटाएगा, पर यहां पे माइनस माइनस को केवल बढ़ाएगा और यहां पे प्लस माइनस को केवल घटाएगा। तो यहां माइनस माइनस को बढ़ाएगा तो इसका ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा सेकंड का, और यहां जितना बढ़ाएगा उतना घटेगा भी, ये माइनस बढ़ाएगा तो प्लस घटाएगा, और ये प्लस पूरा घटाएगा बेटा। तो यहां पे इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा इसका ज्यादा होगा क्योंकि प्लस भी और साथ ही साथ माइनस भी है, और यहां केवल घटा रहा है, ये न्यूट्रल हो गया जीरो, लेकिन ये जीरो से कम हो जाएगा, घटा रहा है, तो अब किसका होगा, थर्ड का होगा, और इसके बाद किसका होगा, फोर्थ का होगा। तो ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 आंसर, हाँ सही आंसर निकाले हैं। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, जरा देखो, जैसे मान लो आपको इस तरह का क्वेश्चन बोलता हूं बच्चों, ये आपके पास एक कंडीशन लिख रहा हूं, ये मैंने लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड और ये लिखा CH, राइट। और एक कंडीशन आपके पास ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे ये है NH2, ये लिख रहा हूं कंडीशन NH2, और एक यहां पे अगर आप देखते हो बेटा तो एक कंडीशन आपके पास यहां पे लिख रहा हूं CH2 और ये लिख रहा हूं OH। इसको मान लो मैं लिख रहा हूं कंडीशन कि यहां पे वन इक्विवेलेंट ऑफ RNA से रिएक्ट करना है, आपको बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन होगा बच्चों तो एक बात समझो, यहां मेटल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन, एक कंडीशन समझना बेटा, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे बताओगे, आंसर करोगे कि क्या करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पहले मैं करा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कंडीशन कि RNA है, यहां Na प्लस और R माइनस, बेटा मेटल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन, और अगर मेटल डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड होगा तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ऑल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सो समझना, बोल रहा हूं कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड सो एसिड बेस रिएक्शन, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है वो गिव क्या, एसिड बेस रिएक्शन। अब मेरी बात समझो बेटा, यहां पे ये R माइनस नेगेटिव क्या है, बेस है तो इसको भाई H प्लस चाहिए, तो भाई इनमें से कौन सा है जो H प्लस जल्दी देना पसंद करेगा, जो मोर एसिडिक होगा भाई वो जल्दी H प्लस देगा। अब कैसे हमें पता चलेगा कि सर कौन सा कंडीशन मोर एसिडिक है, जरा मेरी बात समझो बच्चों। हाइड्रोजन एटम अगर डायरेक्टली बॉन्डेड होता है बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, एसिडिक हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है ये समझ लो थोड़ा सा, फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा। एसिडिक हाइड्रोजन कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बच्चों। अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हो फोन से, फोन का मतलब समझ रहे हो बेटा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर जुड़ा हो डायरेक्टली तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली किससे अटैच होगा, फोन से, तो इसको बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। आप सोचोगे सर एक्टिव हाइड्रोजन भी तो एक वर्ड है, एक्टिव हाइड्रोजन भी वर्ड है बच्चों। कैसे, देखो एक्टिव हाइड्रोजन भी हम लोग सिमिलर कंडीशन बोलते हैं कि सर अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हो फोन से, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, देन ये एक्टिव हाइड्रोजन है। आप सोचोगे फिर अंतर क्या है सर, अंतर है यहां पे हाइड्रोजन एटम दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, सल्फर और क्लोरीन से भी जुड़ा रहता है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, समझ रहे हो मेरी बात। इसके अलावा हाइड्रोजन एटम जो है वो sp कार्बन से जुड़ा हो, sp कार्बन लिख रहा हूं, sp में s कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से sp कार्बन भी जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हो। और भी कंडीशन, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाला भी कंडीशन है बेटा कि अगर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा तो वहां से हाइड्रोजन जो निकलेगा वो भी हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होगा। एक और कंडीशन है कि अगर हाइड्रोजन निकालने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए देन दिस हाइड्रोजन इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। बात समझ रहे हो। इसका मतलब यह है बच्चों कि ऑल एसिडिक हाइड्रोजन आर एक्टिव हाइड्रोजन बट ऑल एक्टिव हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। तो दिमाग में रखिएगा क्योंकि लोग लिखवाते हैं तो ये लिखवाया जाता है कि एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है बेटा,
ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं कि ऑल एसिडिक हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन बट ऑल एक्टिव हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। समझ रहे हो मेरी बात? अब सुनो इधर ध्यान से क्या बोल रहा हूं। यहां से देखिए और यहां का देखिए कंडीशन। अब बात है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसका है, यहां ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है और यहां कार्बन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो यह हाइड्रोजन पहले लॉस करेगा, और अगर यह हाइड्रोजन पहले लॉस करेगा तो यहां पे जो है O माइनस का कंडीशन बनेगा बच्चों, और O माइनस जहां बनेगा ये Na प्लस यहां पे अटैक करेगा। बात समझ रहे हो? तो यहां पे जो H प्लस देगा ये कौन ले लेगा? ये बेस लेगा। बेस का काम क्या है? H प्लस को एक्सेप्ट करना। तो ये जो H प्लस देगा वो बेस लेगा और Na माइनस यहां पे ये माइनस के साथ Na प्लस अटैक करेगा। मतलब पहला प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों। यहां पे तो एज इट इज रहेगा ये C ट्रिपल बॉन्ड H, और यहां पे कंडीशन बनेगा आपका CH2 और ONA। ये कंडीशन है आपके पास ONA, O माइनस और Na प्लस, और ये कंडीशन NH2 है। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहां से एक क्वेश्चन मैं आप लोग से कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा हूं कि अगर मैं एक इक्विवेलेंट ना लिखता और यहां पे अगर मैं 2 इक्विवेलेंट लिखता कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ RNA मेरा लेने का मन कर रहा है, तो आप मुझे बताओगे बेटा कि अगला जो है वो हाइड्रोजन कहां से निकलना चाहिए। ये फर्स्ट नंबर लिख रहा हूं, ये मान लो सेकंड, और ये थर्ड नंबर लिख रहा हूं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन फर्स्ट है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां पे है। अब इनमें से बताओ भाई किसका एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा, कौन जल्दी हाइड्रोजन देगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? थर्ड बोल रहे हैं आप लोग, है ना? बिल्कुल थर्ड बोल रहे हैं, पर करेक्ट आंसर आपका होगा सेकंड। ये होगा करेक्ट आंसर। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आपको समझा रहा हूं, इसे भी समझ लो भाई क्यों ऐसा बोल रहा हूं। हाँ, सबका आंसर थर्ड आया, मैंने देख लिया। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखोगे बेटा, यहां दिख रहा है ना, यहां तक ठीक है विजिबिलिटी? ओके ठीक है, बोल रहा हूं क्या? देखो, हाँ यहां तक दिख रहा है, राइट। लिख रहा हूं कंडीशन। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखते हो बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रही है, और इसके बाद जो होता है बच्चों वो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूं बच्चों, जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज आपको जीओसी के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बोल रहा हूं कंडीशन क्या बोल रहा हूं कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा है। अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़े हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। अगर आप यहां देखोगे तो s तो 25 है, पर यहां 50% है। s कैरेक्टर बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इससे ज्यादा हो जाता है, और यही रीजन है बेटा। ये sp3 है, देखो नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे यहां sp3 आएगा, पर ये sp कार्बन है बेटा। ये sp कार्बन वाले जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, मतलब ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज कंपैरिजन टू दिस। और अगर ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा बेटा तो सबसे पहले H प्लस यहां से निकलेगा, और H प्लस यहां से अगर गया तो R माइनस के साथ यहां रिएक्ट करेगा और इसके साथ Na प्लस जुड़ेगा। मतलब अगला प्रोडक्ट जो आपका बनने जा रहा है बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Na आएगा। ये NH2 अब तक नहीं जुड़ा और यहां पे आपका बन चुका था CH2 और O और ये Na। तो अगर दो इक्विवेलेंट होगा तो रिएक्शन यहां और यहां होगा, यहां नहीं होगा बेटा। ये बात जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस आपको समझा रहा हूं बच्चों, वरना सारा कहानी गड़बड़ होगा। इसके बाद आपका कहानी आता है बेटा कार्बन किसका, sp2 का, और कार्बन किसका, sp3 का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर ध्यान रखना। अब इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पूछता बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हुआ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ये हुआ फर्स्ट, मोर एसिडिक हाइड्रोजन था, इजिली H प्लस दिया, मोर कॉन्जुगेट बेस यहां बनता दिख रहा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन था, फर्स्ट, और देन सेकंड, और देन क्या, थर्ड। ये लिखेंगे हम लोग कंडीशन यहां पे। तो इस तरह से हमारा एसिडिक का ऑर्डर चलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि अगर पूछ देता यहां पे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछता तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में किसका ज्यादा लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट, देन सेकंड और देन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और देन थर्ड। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू भी पूछता बेटा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू K, तब भी यही होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बट अगर ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू पूछता तो इनवर्सली होता है इसका, तो उल्टा हो जाएगा फर्स्ट और देन सेकंड और देन थर्ड। लिख लेना कंडीशन, ये भी ध्यान रहेगा आपको क्वेश्चन करते टाइम। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, आप मुझे आंसर करोगे। जैसे मान लो मैंने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया, और यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों NH2 लिख दिया, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया कंडीशन CH3 ऐसा लिख दिया बच्चों। और मैं आपसे इस तरह का कंडीशन बोल रहा हूं बच्चों कि यह है RMgX, आपको पता है इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है।
यहां भी देखो मेटल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद क्या, कार्बन, मतलब ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक का एग्जांपल है, ऑर्गेनोमेटेलिक का एग्जांपल है। और मैंने बोला कि ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स शो एसिड बेस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट, बिकॉज इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिस R माइनस बिहेव्स एज अ बेस, ठीक है। सो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज ऑलवेज, इट ऑलवेज गिव्स एसिड बेस रिएक्शन, राइट बेटे। अब नाउ नेक्स्ट कंडीशन मुझे बताओ, यहां पे इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड और फोर्थ, बताओ मुझे करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। करण 3 2 1 4 लिख रहे हैं, करण 3 नहीं बेटे, ये तो sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, और ये sp कार्बन है ये वाला, और ये जो है वो sp2 कार्बन है, और ये वाला तो नाइट्रोजन है बेटा। तो आपको अभी क्या बोला कि sp कार्बन जो होगा बेटा, sp कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना। और उसके बाद आएगा sp2 कार्बन, sp2 कार्बन आएगा, और उसके बाद आएगा कार्बन sp3। तो मेरे भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये पहले देगा ना, ये पहले देगा, तो ये H+ जो निकलेगा वो पहले जाएगा इसके पास, और MgX यहाँ आके जुड़ेगा। मतलब इस तरह का कंडीशन यहाँ पे बनता जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये बनेगा कंडीशन MgX, और यहाँ पे आपके पास आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और ये NH2, और यहाँ पे CH3। करण ये होगा आंसर, करण एग्जैक्ट, राइट। जैसे मान लो आपको मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करता हूं बच्चों, लास्ट हेडिंग आ रहा हूं इंडक्टिव के, ठीक है ना, हाँ, ताकि बहुत ज्यादा समय ना लगाया जाए, जो हमारा पर्पस है कॉन्सेप्ट का वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, राइट। नो देखो क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर बेसिक कैरेक्टर देखा जाए, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं CH3 और ये NH, और ये लिख रहा हूं बेटा CH3, ऐसा लिख रहा हूं, और एक कंडीशन मैं लिख रहा हूं CH3 और ये लिख रहा हूं NH2, और एक कंडीशन आपको लिख रहा हूं मैं CH3 और ये लिख रहा हूं कंडीशन OH, ऐसा लिख रहा हूं। आपको अगर मैं पूछता हूं बच्चों कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, इसमें बताओ मुझे, देखना इधर ध्यान से बेटे क्या बोल रहा हूं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इसमें क्या होना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ। ये लिख रहा हूं कंडीशन A, ये है B, और ये लिख रहा हूं C। फर्स्ट आंसर पढ़ा हुआ है तो फर्स्ट आंसर 1 2 3 सबसे पहला आंसर आया है। सौम्यजीत पॉल, स्वप्निल बोल रहे हैं 1 2 3, अक्षित भी बोल रहे हैं 1 2 3। चलिए बेटा आइए, हाँ बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं आप लोग। एक्चुअली बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। अब ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई है, ये प्लस आई और ये प्लस आई है। प्लस आई जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्लस आई ज्यादा होने की वजह से बढ़ाएगा। ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा बेटा ये इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, सो मोर इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी टू क्या लिख रहा हूं, डोनेट इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा बेटा बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बेसिक मोर हो जाएगा ये, ठीक है। अब बात है कि यहां सर दोनों में प्लस आई एक है, लेकिन बेटा यहां लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो होता है बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो तो ऑलवेज मोर स्टेबल होता है। सो लिख रहा हूं कंडीशन यहां पे कि नेगेटिव चार्ज और क्या लिख रहा हूं, लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो ये ऑलवेज मोर स्टेबल होगा। ऑलवेज क्या लिख रहा हूं, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा बेटा। और जो मोर स्टेबल होगा वो लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, लेस बेसिक होगा, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक आपका ए और बी और सी होगा। ये करेक्ट आंसर आप लोग का था बच्चों, मैक्सिमम का आंसर करेक्ट आया है। एक क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, मुझे आंसर करना है इस बार आप लोग को। ये मैंने लिख दिया कंडीशन यहां पे एन, ये एन लिखा बच्चों, ये एन लिखा, और एक कंडीशन में आपके पास ऐसा लिख रहा हूं क्वेश्चन में, ये लिख रहा हूं। पता बेटे क्या है कंपाउंड, इसको बोलते हैं पाइरिडीन, पाइरिडीन, और इसे बोला जाता है पिप्रिडीन, पिप्रिडीन, ठीक है। और एक कंडीशन आपको ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, ये लिख रहा हूं, इसे बोलते हैं हम लोग पाइरोल, पाइरोल। आपको बताना है कंडीशन की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। आइए आंसर चेक करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। यहां से सबसे पहले देखोगे तो ये लोन पेयर, यहां पे नो रेजोनेंस, मतलब लोन पेयर डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। बट यहां लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस,
मतलब लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, और अगर डीलोकलाइज्ड होगा बच्चों तो ये लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन होगा, ये लेस अवेलेबल होगा देने के लिए, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, और जो कम डोनेट करेगा वो लेस बेसिक होगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम होगा। बट अगर यहां बात करें कि सर यहां भी तो लोन पेयर डबल एक साथ है, बट लोन पेयर सिंगल डबल इधर तो रेजोनेंस है, बात समझ रहे हो? अगर ऐसा कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन अगर हुआ तो यहां रेजोनेंस नहीं है बेटा। आप सोचोगे सर क्यों नहीं है सर, इधर है तो। जरा मेरी बात सुनना बच्चों, अगर यहां रेजोनेंस होता तो लोन पेयर सिंगल डबल है, लोन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, मतलब लोन पेयर की शिफ्टिंग डबल बॉन्ड की तरफ होती, और जिधर एक होता है दूसरा भी उधर होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये प्लस और माइनस मिलके लोन पेयर मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता। मतलब अगला स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा बनने जा रहा था बच्चों, ये डबल बॉन्ड था और यहां भी आपके पास डबल बॉन्ड आता और यहां पे नेगेटिव चार्ज आता। आप सोचोगे सर इससे क्या फर्क पड़ जाता? सर फर्क पड़ता नहीं स्वामी जी, तो एरोमेटिक वाली बात नहीं है बेटा। फर्क ये पड़ता बेटे, जरा समझना ध्यान से, इसमें क्या फर्क पड़ता। यहां पे अब देखो ये सिग्मा है और ये पाई है, ये सिग्मा है और ये पाई है, दो सिग्मा है, मतलब दो सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, और sp होता तो ये वाला बॉन्ड जो ऐसा दिख रहा था वो धीरे धीरे नीचे आता, सीधा लीनियर हो जाता, ये भी बॉन्ड लीनियर हो जाता बेटा, ये मॉलिक्यूल टूट जाता, इधर से भी ये टूट जाता, मॉलिक्यूल बचता ही नहीं। यही वजह बेटा यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात, समझ रहे हो ना? तो यहां पे लीनियर हो जाएगा, sp होगा तो ये भी बॉन्ड इधर आ गया, ये भी बॉन्ड इधर आ गया, ये टूट जाएगा बेटा, और अगर टूट जाएगा तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से यहां पे लोन पेयर डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। अब बात है कि सर इसमें और इसमें फिर कैसे आपको पता चला सर ये भी टेक पार्ट नहीं है, ये भी टेक पार्ट नहीं है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है बेटे। लेकिन यहां अगर आप देखें तो एक सिग्मा दो सिग्मा है और हाइड्रोजन है तीन सिग्मा, और ये 4 sp3 नाइट्रोजन होगा बेटा, और यहां अगर आप देखेंगे तो ये sp2 नाइट्रोजन होगा, और sp2 नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू sp3 नाइट्रोजन। सो लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन की इससे ज्यादा होगी, तो लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? बोलो मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल होगा वो कम डोनेट करना चाहेगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए सबसे ज्यादा डोनेशन पावर बी का होगा, और देन होगा किसका? ए का, और देन सी का। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जो आपका बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, क्या कंडीशन होना चाहिए। ये लिख रहा हूं नाइट्रोजन, ये लिख रहा हूं ऑक्सीजन, ये लिख रहा हूं इस तरह का कंडीशन नाइट्रोजन, और ये कंडीशन आपके पास ऐसा लिख रहा हूं जो पायरोल। बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? अब तो बहुत आसान है, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो बेटा, सबसे पहला यहां पे लोन पेयर नो रेजोनेंस, यहां भी लोन पेयर नो रेजोनेंस, यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस तो सबसे कम होगा, इसमें तो किसी का कोई गड़बड़ ही नहीं था, इसमें तो सबका सही था। बात है सर यहां और यहां और यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों तो ये sp2 नाइट्रोजन है, बट यहां पे ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला था सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, तो यहां लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर स्टेबल, लेस टेंडेंसी टू डोनेट, लेस बेसिक, तो ये लेस बेसिक होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, ध्यान रखना। अब यहां अगर आप देखोगे तो ये sp3 नाइट्रोजन है और ये sp2 नाइट्रोजन, एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन से इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस मोर स्टेबल, लेस टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, सो लेस टेंडेंसी टू डोनेट मतलब लेस बेसिक, और सबसे ज्यादा 1 3 2 4, करेक्ट आंसर जिसका आ रहा होगा 1 3 2 4, ठीक है। नहीं बेटा, आप जो ये 3 देख रहे हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ऐसा नहीं है, ये sp2 है, sp2 मतलब प्लेनर है बेटा, ये बॉन्ड इधर चल रहा है, ये बॉन्ड इधर चल रहा है, इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि रिपल्सन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ राइट। अब देखो यहां देखो, मैं इसीलिए बार बार आप लोग को बोल रहा था, ये छोटी छोटी चीजें जो आप गलती करते हैं ना उस पर मत चाहिए, आप करेक्ट कॉन्सेप्ट पे आइए, ताकि आपको जो है वो ज्यादा कुछ सोचने नहीं पड़े। अदरवाइज इतने कंफ्यूजिंग तरीके से बच्चे सोचते हैं कि सब क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको ऐसे सोचना ही नहीं है। जैसे जैसे
ये लिख रहा हूं कंडीशन CH3 एंड CH3, या लिख रहा हूं कंडीशन यहां पे कुछ ऐसा H और ये H लिख रहा हूं बच्चों, और एक कंडीशन आपके पास ये लिख रहा हूं बच्चों, ये लिख रहा हूं नाइट्रोजन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इनमें से मोर बेसिक कौन है बच्चों, मोर बेसिक कौन है, विच वन इज मोर बेसिक, फर्स्ट और सेकेंड, विच वन इज मोर बेसिक, ऐसा क्वेश्चन है इस बार। हाँ, फर्स्ट आंसर बिल्कुल, विच वन इज मोर बेसिक, करेक्ट आंसर इज सेकेंड। विच वन इज मोर बेसिक, सेकेंड इज मोर बेसिक। आप सोचेंगे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ, नो कैटायन ऑन ब्रिज हेड अलग कंडीशन है बच्चों, सुनो ध्यान से, मैं आपको लेकर आ रहा हूं बच्चों। एग्जैक्टली अमीन के केस में बोल रहा हूं, अगर अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ इस तरह से आप चेक करोगे बच्चों, तो अमीन का जब केस होता है, NH3 का केस या अमीन में कोई ग्रुप लगता है उसका केस अगर आप देखोगे, तो नाइट्रोजन जो है अमीन में, ये नाइट्रोजन फ्लिपिंग शो करता है। एक नया वर्ड आपके लिए आ गया सर, व्हाट इज नाइट्रोजन फ्लिपिंग, समझ रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसको क्या बोला जाता है, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन। जरा समझना बेटा कि नाइट्रोजन जब अम्ब्रेला इन्वर्जन करता है तो क्या होता है। ठीक है, या इसको एक और नाम से आप याद रख सकते हो बच्चों, बिल्कुल सौम्यजीत सही बोल रहे हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन, या इसको बोलते हैं बेटा अमीन इन्वर्जन। ठीक है ना, हाँ, इसको अमीन इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुछ बुक में आपको और कुछ बच्चे जो हैं कुछ अलग अलग कोचिंग में अलग अलग टीचर अलग अलग नाम से इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, पर बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजन फ्लिपिंग। अब नाइट्रोजन फ्लिपिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो आप लिख रहे हो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लिख रहा हूं बच्चों, ये हमारे पास है कंडीशन। अभी यहां देखें तो ये sp3 नाइट्रोजन, sp3 नाइट्रोजन है, बट बेसिकली क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन फ्लिपिंग में अम्ब्रेला इन्वर्जन में उल्टा कंडीशन बनता है बच्चों, ये H है और ये H है, ये H है और लोन पेयर उल्टा हो जाता है। देखो जरा आप ध्यान से, यहां पे एकदम बिल्कुल रिवर्स हो गया, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था ऊपर। ये आपको देखो अम्ब्रेला साइड दिखाई दे रहा है, अम्ब्रेला ऐसा ही तो होता है बच्चों, ये ऐसा कंडीशन दिख रहा है ये, और ये अम्ब्रेला दिख रहा है, ये अम्ब्रेला इन्वर्जन। बात क्या है सुनो, मान लो ये A लिख रहा हूं और इस ग्रुप को ये जो इन्वर्जन हुआ इसको B लिख रहा हूं बच्चों। बेसिकली होता क्या है समझो, हाँ, अमीन के केस में ये कंडीशन आपको दिखाई देता है बच्चों अम्ब्रेला इन्वर्जन का। अगर आप NH3 का कंडीशन देखोगे तो NH3 जो है वो रूम टेम्परेचर पे अपने पोजीशन को चेंज करता है बच्चों, मतलब अमीन जो है रूम टेम्परेचर पे पोजीशन को चेंज करता है और ये ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। आप सोचोगे ये ट्रांजिशन स्टेट बनाने का क्या फायदा है बेटा, अगर मान लो, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, इंटरकन्वर्टेबल होता है। अगर मान लो ऐसा केस हो बेटा कि ये नाइट्रोजन और ये दूसरा नया प्रोडक्ट बन गया उल्टा होके, तो जब भी एक से दूसरा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा तो निश्चित तौर पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जैसा आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऐसा पढ़ते हो कंडीशन कि सर अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ेगा। जब तक ट्रांजिशन स्टेट में नहीं जाएगा तब तक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं बच्चों। बोल रहा हूं कंडीशन कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ट्रांजिशन स्टेट में आना पड़ेगा। जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एनर्जी, और जहां मैक्सिमम एनर्जी होगा वहां स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहां मिनिमम स्टेबिलिटी होगा और मैक्सिमम एनर्जी होगा। अब क्या होगा बेटा, अगर यहां देखें तो यहां भी ट्रांजिशन स्टेट आएगा। नो बेटा, SN2 नहीं, SN2 का ट्रांजिशन स्टेट अलग है, वो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, ये एल्काइल हैलाइड नहीं अमीन है। SN2 एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, हाँ, इथर की प्रॉपर्टी होती है SN2, इसलिए ध्यान रखना। यहां पे ये कंडीशन क्या बना, ये 3 हाइड्रोजन थे, अब यहां पे बोल रहा हूं कि ये ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, और जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनते दिखेंगे बेटा तो यहां पे लोन पेयर आपको ऊपर दिखाई देगा, मतलब नॉट इन सेम प्लेन, ये प्लेनर है। ये sp2 नाइट्रोजन दिखेगा बेटा, मतलब दिस नाइट्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चल जाता है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सेम प्लेन के एटम पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पे जब ट्रांजिशन स्टेट बनता है बच्चों, तो बोल रहा हूं कंडीशन की ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट, जब ट्रांजिशन स्टेट बना तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन हुआ,
और sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन होने की वजह से ये बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये लोन पेयर यहाँ उथल पुथल मचाता रहता है, इसके साथ थोड़ा बहुत इसके साथ रिपल्सन शो करता रहता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता, और नहीं एग्जिस्ट कर पाता तो ये फ्लिप कर जाता है बच्चों, ये घूम जाता है इस तरह से, जो पहले ऊपर था वो ग्रुप नीचे आ जाता है, नीचे वाला ग्रुप ऊपर चल जाता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन या अमीन इन्वर्जन। अब बात यह है कि सर अमीन इन्वर्जन का बेसिक कैरेक्टर से क्या लेना देना है? यहां भी एक लोन पेयर था सर, यहां भी एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो वो इजिली डोनेट करेगा सर, और अगर इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करेगा तो बेसिक कैरेक्टर तो होगा ही होगा सर। फिर आप बोल रहे हैं कि अमीन इन्वर्जन होने की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, ऐसा क्यों होगा? लोन पेयर अवेलेबल नहीं हो पाता। एक्चुअली क्या बच्चों, देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये आपको लिख रहा हूं कंडीशन नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखो बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं टंडन जी, आशुतोष बिल्कुल आपका सही आंसर है कि सर लोन पेयर अवेलेबल नहीं हो पाता, पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि व्हाई लोन पेयर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग बेसिक कैरेक्टर्स। ठीक है ना, जब बेसिक कैरेक्टर देखते हैं तो लोन पेयर क्यों अवेलेबल नहीं है? बहुत सिंपल आंसर है बच्चों, बहुत सिंपल आंसर। कभी आप लोग बचपन में वो लुका छुपी का खेल देखे होगे ना, बचपन में खेले होगे यार। हाँ, आजकल के लोग तो खैर मोबाइल में ही सारे खेल खेलते हैं, पर हमारे टाइम में वो लुका छुपी का खेल बहुत चलता था, है ना, बहुत स्कूल वगैरह में भी हम लोग खेलते रहते थे, शायद आप लोग भी खेलते होंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो ऐसा ही लुका छुपी का खेल कुछ यहां अमीन के केस में भी होता है बेटा। अब क्या होता है ये आप देखो जरा, ये बेस है भैया, तो H+ को एक्सेप्ट करेगा। जैसे H+ इधर आएगा ये तुरंत बेचारा फ्लिप हो जाएगा, ये छुप जाएगा इधर, ये छुप जाएगा तुरंत। जैसे इधर आया ये अमीन इन्वर्जन हो गया, और अमीन इन्वर्जन हुआ ये तुरंत छुप गया, पीछे आ गया। फिर से जैसे ये इधर से आया फिर से इसका इन्वर्जन हो गया, तुरंत उल्टा। तो भाई ये लुका छुपी का खेल यहाँ पे चलता है अमीन इन्वर्जन के अंदर में। H+ आना चाहता है, इस लोन पेयर को देखता है तो इसको मन करता है कि मैं इसके पास जाऊं, अपना डुएट पूरा करूं, लेकिन जैसे आता है ये फ्लिप कर जाता है, ये जो ऊपर दिख रहे थे वो नीचे आ जाता है, बेचारा छुप जाता है। फिर जैसे ये सोचता है कि अच्छा नीचे गया होगा, ये नीचे आता है, ये फ्लिप कर जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से लोन पेयर H+ जो है वो लोन पेयर को ढूंढता ही रह जाता है। बात समझ रहे हो? बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल फंडामेंटल आपको समझा रहा हूं बच्चों। सो बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं यहां पे, नाइट्रोजन फ्लिपिंग। तो ड्यू टू नाइट्रोजन फ्लिपिंग जो है लोन पेयर डज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, लोन पेयर डज नॉट अवेलेबल टू डोनेट किसको? H+। और अगर लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब यहां पे आप अगर सोचोगे बेटा, यहां एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको लिखो बेटा, ठीक है ना। ध्यान रखना एक बात, अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो, हाँ सौम्यजीत बिल्कुल बेटा, लोन पेयर का इसका अमीन इन्वर्जन नाम ही है बेटा, केवल अमीन में ये केस दिखाई देता और कहीं नहीं दिखता बेटा। एक बात और आपको समझा रहा हूं बच्चों, अगर नाइट्रोजन ब्रिज हेड पोजीशन पे जुड़ा हो, ये नाइट्रोजन ब्रिज हेड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में यहां पे नाइट्रोजन फ्लिपिंग नहीं कर पाएगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा कि जहां भी नाइट्रोजन ब्रिज हेड पे दिखा हो तो वहां पे जो है वो नाइट्रोजन फ्लिपिंग नहीं कर पाता, अपने आप को नहीं मोड़ पाता है, समझ रहे हो ना। रूम टेम्परेचर पे वो इंटरकन्वर्जेबल नहीं हो पाता, जिसके वजह से ये इजिली लोन पेयर को क्या करेगा? H+ को दे देगा, ये फ्लिपिंग नहीं होगा। तो यहां नो नाइट्रोजन फ्लिपिंग लिख रहा हूं, नो नाइट्रोजन फ्लिपिंग। यहां पे नाइट्रोजन फ्लिपिंग होने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं होता, राइट। अक्षित यही पूछ रहे हैं, सेकंड केस में इंटरमीडिएट बन ही नहीं सकता, है ना। हाँ यही बोल रहा हूं सर, यही बोल रहा हूं। आया समझ में कि सेकंड केस में नाइट्रोजन का फ्लिपिंग नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं हो सकता भाई? मान लो इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, अक्षित ने बोला, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बन सकता। आखिर क्या रीजन है इंटरमीडिएट नहीं बनने का? ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रिज हेड वाला इंटरमीडिएट नहीं बनाएगा, ब्रिज हेड वाला जो हमारा है वो नाइट्रोजन फ्लिपिंग नहीं करेगा, तो एग्जैक्टली क्या कारण होगा? जैसे मान लो आपने ऐसा लिखा कंडीशन NH और ये H, ये हमारे पास लोन पेयर है बच्चों, ठीक है। और एक कंडीशन लिख रहा हूं H और D ड्यूटेरियम और CH3, ऐसा कंडीशन है बच्चों। और एक कंडीशन मैं लिख दे रहा हूं यहां पे C2H5, ये C3H8 लिख रहा हूं बच्चों, और ये लिख रहा हूं C4H10, ऐसा लिख रहा हूं। अगर आपको मैं बताऊं बच्चों, तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा ना, इसके रोटेट होने के चांस कम होंगे, ये भारी हो जाएगा, ऐसे पड़ा रहेगा यूं ही, ये कम हो पाएगा कि फ्लिपिंग की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो जैसे जैसे साइज बल्कियर होगा,
बोल रहा हूं कि साइज ऑफ ग्रुप, साइड ग्रुप अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर ये ग्रुप बल्कियर होता चला जाएगा तो फ्लिपिंग के चांसेस कम होंगे, और फ्लिपिंग कम होगा तो लोन पेयर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन होगा, मोर बेसिक होगा। मतलब अगर इनमें देखें तो इनमें इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये हो जाएगा हमारा बेसिक कैरेक्टर। बात समझिएगा ध्यान से। इस तरह का केस है बच्चों, कुछ ऐसा आपके पास कंडीशन बनता दिख रहा है बच्चों, और ये कंडीशन है। एग्जैक्ट ऐसा केस नहीं है बच्चों, अगर इसका केस देखोगे ना तो ये कंडीशन ऐसा नहीं है बच्चों एग्जैक्टली, ये कुछ ऐसा कंडीशन आपको पास दिखाई देगा बच्चों। हाँ, ये यहाँ पे इस तरह का केस आपको दिखाई देगा, ऐसा केस। ये कंपाउंड नंबर 2 आपके पास ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा कंडीशन, देखो इधर से एक साथ कॉन्सेप्ट लेते हुए चलता हूं पूरा वहां तक, तो ये आपके पास ऐसा कंडीशन है बच्चों, ये इस तरह का कंडीशन है। आप जरा समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, ये यहां से कंडीशन आएगा और ये कंडीशन आपके पास यहां पे आएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर है। ये आप इसको देखो जरा ध्यान से, इस तरह का जो कंडीशन आप लिख रहे थे अभी, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आप लिख रहे थे नाइट्रोजन, यहां अगर देखोगे बेटा तो ये sp3 है और यहां भी sp3 है, ये कंडीशन है। तो बेसिकली इस तरह का कंडीशन देखो बेटा, ये है आपके पास नाइट्रोजन यहाँ पे, ये है, और ये कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो एक ग्रुप आपके पास यहाँ, एक ग्रुप यहाँ है, नॉर्मल बात बता रहा हूं बच्चों, मान लो नाइट्रोजन या कोई भी कंडीशन हो, जरा सुनो ध्यान से। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना बेटा, ये तो सेम प्लेन में दिखते हैं, यहां पे तो ये रिंग पड़ा हुआ दिख रहा है, पर ऐसा नहीं बच्चों। अगर आप ब्रिज हेड पोजीशन देखोगे और इस तरह का कंडीशन मान लो है, तो ये वाला रिंग, ये जो sp3 है और ये भी sp3 दिख रहा है बच्चों, अगर इस रिंग को देखोगे तो ये वाला रिंग पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला अगर पोजीशन देखोगे तो इसका एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है बच्चों। अब ऐसा क्यों होता है भाई, जरा सुनो इधर, अगर ये रिंग पड़ा है तो ये रिंग एक्चुअली खड़ा है बेटा, ऐसा कंडीशन है। जरा मेरी बात समझना, क्योंकि सारी कहानी यहां पे चेंज होनी है बेटा, इसलिए आराम से समझो। या ये बोल रहा हूं कंडीशन, अगर ये रिंग पड़ा है, यूं है, ये रिंग यूं है, तो ये जो ब्रिज हेड पोजीशन है वो इससे ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड लगा हुआ इस तरह से बेटा। एक रिंग ये अगर पड़ा हुआ है तो ब्रिज हेड ये यूं खड़ा है। अगर भैया ऐसा होगा तो दो प्लेन तो ये होगा और एक प्लेन ये होगा, मतलब इसका अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होगा। कैसा होगा? 3 डायमेंशनल। अगर एक पड़ा है, बोल रहा हूं एक रिंग अगर पड़ा है, एक रिंग क्या है, पड़ा है, तो जो दूसरा दिख रहा है ब्रिज हेड वाला ये खड़ा है, समझ रहे हो बात। और अगर ऐसा कंडीशन हुआ बच्चों तो ये कंडीशन आपका 3D का दिखाई देगा। कैसा दिखेगा? 3D। जरा सुनो बेटा ध्यान से, एक पड़ा है, ऐसा पड़ा है, मान लो ये प्लेन है और मैं बोल रहा हूं ये ब्रिज हेड है, उसको जोड़ने वाला ये खड़ा है, तो भाई दो प्लेन तो ये हो गया, एक प्लेनर हो गया sp2 हो गया, और ये दूसरा ये आ गया, तीसरा ये ग्रुप जुड़ गया, मतलब sp3 हो गया, जो पड़ा हुआ ग्रुप है। ऊपर भी कनेक्ट कर रहा है, नीचे भी कनेक्ट कर रहा है, ब्रिज हेड है ये और ये नीचे वाला ब्रिज हेड है, समझ रहे हो बात। तो एक पड़ा है, दूसरा खड़ा है, मतलब ये 3D का केस आ रहा है बच्चों। और 3D का केस होगा तो ये प्लेनर नहीं बन सकता, क्योंकि प्लेनर में तो sp2 बनता है, समझ रहे हो ना। सो अभी मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे इंटरमीडिएट जो हम लोग बना रहे थे नाइट्रोजन फ्लिपिंग में, वो ऐसा बन रहा था बच्चों, यहाँ पे ये प्लेनर हो जा रहा था, sp2 ये रिंग इधर चला जा रहा था और ये sp2 आ रहा था। पर यहां पे बोल रहा हूं कि एक रिंग पड़ा है तो ब्रिज हेड खड़ा है। अगर ऐसा केस है तो sp3 होगा, और sp3 होगा बेटा तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर नहीं बनेगा, और प्लेनर नहीं होगा तो फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे थे कि पहले से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने के लिए पहले आपको ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता था। जब तक आप ट्रांजिशन से नहीं गुजरोगे तब तक आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो? सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। बोल रहा हूं कि एक रिंग अगर पड़ा है तो दूसरा रिंग क्या है, खड़ा है। और अगर ऐसा हुआ तो एक तो प्लेन में हुआ और ये आउट ऑफ प्लेन हुआ, तो भाई तीनों प्लेन आ गए ना, तीनों प्लेन मतलब 3D आ गया, मतलब प्लेनर नहीं बनेगा। और अगर इंटरमीडिएट प्लेनर नहीं बना तो फ्लिपिंग का केस नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ब्रिज हेड कंडीशन में फ्लिपिंग नहीं होगा। इसको ब्रेडिक्ट रूल बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोला जाता है? ब्रेडिक्ट रूल, ठीक है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू ब्रेडिक्ट रूल जो है वो ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा तो इसका पॉसिबिलिटी नहीं है कि नाइट्रोजन फ्लिपिंग हो सके। और अगर फ्लिपिंग नहीं होगा तो लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा, इसके कंपैरिजन में मोर बेसिक होगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली जो है ना, ये स्ट्रक्चर ये एक्चुअली समझ रहे हो, ये तो दिखाने के लिए स्ट्रक्चर है बेटा, कि ऐसा सिंप्लीफिकेशन के लिए दिखाते हैं, पर एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पे देखो ये sp3 और ये sp3 यहाँ पे, और ये कोई एक बाहर से जा रहा है, तो ये तो पड़ा हुआ दिख रहा है, ये वाला पड़ा हुआ दिख रहा है ये पेपर पे, प्लेन पेपर पे, और ये जो दिखेगा ये बाहर खड़ा हुआ दिखेगा, समझ रहे हो ना। तो एक पड़ा दूसरा खड़ा। अब देखो बेटा, ये ओवरऑल प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, वो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े, उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, है ना।
तो मेरे हिसाब से अब अगला हेडिंग जो मैं लेके आने वाला हूं वो इस चैप्टर का अगर बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग में से एक होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस को पढ़ने में बेटा अगर इसको समराइज करूंगा रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को तो 2 आवर्स 15 मिनट लगभग लगेंगे।